प्रशासन में पकड़ है, पर कई चीजें ऐसी है जो पहले से गलत होती आ रही है, तो उनको सही करने में भी समय लगता है। अभी कुचामन का इंसिडेंट आपको याद है कि जब मदनखल आप पहुंचते हैं तो आरएलपी के कार्यकर्ता हैं, उनको काले झंडे दिखाते हैं, उसका किस तरह से उसे देखते हैं? सचिन पायलट की गुट के नेताओं की अगर बात की जाए, उसमें रामनिवास गावड़िया है, वो भी आते हैं। और रामनिवास गावड़िया परबतसर से विधायक हैं। अब चूंकि वो परबतसर से विधायक हैं, तो परबतसर में कितना विकास उन्होंने किया है, कितना नहीं किया, राज्य में सरकार बीजेपी की है और क्षेत्र में विधायक कांग्रेस का, कितना सामंजस्य से बैठ कर के काम हो रहा है, परबतसर के लिए विकास की योजनाएं आ रही है या फिर राज्य सरकार सीधी योजनाओं को परबतसर भेज रहे हैं, क्षेत्र विधायक कितना काम कर रहे हैं, कितना नहीं, तमाम सवाल होंगे, जवाब देंगे यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्षेत्र में जो काम हुआ है वो कितना हुआ है, क्या विधायक ने काम किया है, नहीं किया। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि राज्य सरकार ने जो योजना चलाई हैं, क्या वो योजनाएं परबतसर में पहुंच रही हैं? हाँ, राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है वो परबतसर में पहुंच रही है, इसमें कोई नहीं है शक की बात। अभी जैसे हमारे परबतसर में कोऑपरेटिव सोसाइटी का सैंक्शन हुआ, परबतसर विधानसभा में बस्सी में CSC हॉस्पिटल खुला है, और छोटी मोटी जो सड़कों का अभी 10 करोड़ रुपए वो अपने वो अमृत कलश योजना में आए थे, वो भी आए हैं। तो ये सारी योजना जो है सरकार द्वारा जो जारी होती है वो पहुंच रही है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्षेत्र में विधायक आपके कांग्रेस से हैं, राज्य में सरकार बीजेपी की है, तो हर बार सवाल ये विपक्ष खड़ा करता है कि भाई सामंजस्य से बैठ नहीं पा रहा, इसलिए विकास नहीं हो रहा। ये विकास बराबर हो रहा है। हमारे पूर्व विधायक मान सिंह जी है, विकास की ओर लगातार ध्यान दे रहे हैं। सरकार विधायक दे नहीं दे, लेकिन पूर्व विधायक जी सरकार की योजनाओं को पूर्ण तरह से लागू करने में लगे हुए। अच्छा सर, मैं ये मानूं कि भाई क्षेत्र के अगर विधायक के फंड की, क्योंकि क्षेत्र के हर एक क्षेत्र के विधायक को फंड मिलता है, तो क्या आपको लगता है कि क्षेत्र के विधायक ने पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर अपने फंड का उपयोग किया पब्लिक के लिए? किया भी है तो कोई नज़र नहीं आ रहा है कहीं पर नहीं आ रहा है। और जो भी योजनाएं हो तो सरकार की योजनाएं हैं, वो तो आनी ही है ग्राउंड पर, तो उसका लाभ तो सरकार की योजना का तो मिलना ही है पब्लिक को, चाहे वो पानी की हो, सड़क की हो। बाकी उन्होंने व्यक्तिगत अपने फंड का उपयोग कहाँ किया है, ये आम पब्लिक को तो नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा ही जानना चाहूँगा कि भाई जो राजस्थान की सरकार है, कौन कौन से यहाँ पर अनाउंसमेंट बड़े किए हैं पिछले 2.5 साल में? कुछ तो सर ने बता दिए, कुछ अगर आप मेरे को बता पाएँ अनाउंसमेंट। जैसे अभी जिन कस्बों की आबादी 5 से 10 हज़ार है, वहाँ पर हर एक कस्बे में 2 अटल पथ बनाने की घोषणा की है। हमारा डीडवाना जिला नया बना है, तो उसके लिए मिनी सचिवालय की घोषणा की है। अभी 882 करोड़ की घोषणा की, 137 सड़कें हमारे ज़िले में बनने की घोषणा की है। तो जो आम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, तो इस क्षेत्र में लगातार सरकार जनता की आवश्यकता पूर्ति के लिए काम कर रही है। और अपने को ये भी ध्यान में रखना होगा कि अभी जो सोलर एनर्जी है, जिसमें भारत में दूसरे स्थान पर राजस्थान आ गया है, और जैसे विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं मोदी जी, ऐसे ही उसी के पैरेलल राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है आदरणीय भजन लाल जी, उन्होंने तय किया कि हम विकसित राजस्थान बनाएंगे और विकसित गाँव बनाएंगे। तो उसको टारगेट पे लेकर के और सारी चीज़ें, सारी स्ट्रेटेजी उसी तरह से चल रही है कि आने वाले 2047 में जैसे भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तो राजस्थान भी विकसित एक राज्य बनना चाहिए, और सारा काम उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। गाँव में आप जाइए तो जिन लोगों ने कभी पानी देखा नहीं था, वहाँ पर नल से पानी आ रहा है। अभी मैं प्रवास करता रहता हूँ मेरे दायित्व के हिसाब से, तो गाँव में अभी जैसे 2 दिन पहले ही अभी गच्छीपुरा के पास में बुगाला एक छोटा सा ढाणी है, वहाँ के लोगों ने कभी पानी नहीं देखा था, अभी उनके यहाँ पर पाइप से पानी घर में आ रहा है। तो ये लोग पहली बार कई चीज़ें देख रहे हैं जो इन्होंने कभी आज़ादी के बाद देखी नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हर व्यक्ति को जल मिलना चाहिए और नल से जल मिलना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार लगी हुई है हर चीज़। आपने 2047 की बात की, विपक्ष हमेशा इस पर सवाल खड़े करता है कि भाई वर्तमान समय के हालात को पहले मद्देनजर रखना चाहिए, ना कि 2047 के लक्ष्य को रखते हुए काम करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में अगर स्थिति सही नहीं रहेगी तो 2047 की स्थिति की हम बात करते हैं, वो कैसे हम सही करेंगे? बड़े लक्ष्य के लिए कुछ स्टेप्स तय करने पड़ते हैं।
एकदम से अचीव नहीं होता है बड़ा गोल, तो उसके लिए स्टेप्स होते हैं, तो उन्हीं स्टेप्स के द्वारा आगे बढ़ा जाता है और वर्तमान चीज़ों को सही करते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया अभी कि लोगों के पास पानी पहुंच रहा है, बिजली आज वो स्थिति नहीं रही है कि बिजली चली जाती थी, जैसे अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में सुनते थे कोयले ख़त्म हो गए और बिजली चली जाती थी, राज्य सरकार कहती थी कोयले ख़त्म हो गए। उनका मैनेजमेंट भी ऐसा था कि वो लोग एडवांस बुक भी नहीं कर पाते थे, दूसरे राज्यों से जो बिजली लेनी होती थी वो बुकिंग भी नहीं हो पाती थी उनसे और लोगों को बिजली देखने को नहीं मिलती थी। आज स्थिति वो नहीं है, आज एक बेटर मैनेजमेंट है राज्य सरकार का, तो बिजली की कमी कहीं पर दिखाई नहीं देती है। कोई फॉल्ट हो जाए वो बात अलग है, प्राकृतिक आपदाओं से कुछ हो जाए तो बात अलग है। अच्छा, मैं अगर गहलोत सरकार के कार्यकाल को देखूं और वर्तमान समय के सरकार में 2.5 साल के कार्यकाल को देखूं तो कैसा आप कंपैरिजन करते हैं? कंपैरिजन में तो ऐसे हैं कि गहलोत सरकार का जो कार्यकाल था उसमें जो कमियां थी वो उन्होंने कैसे अपने हिसाब से उन्होंने सैंक्शन दी थी, वो आज तकलीफ तो आज अभी वर्तमान में जो सरकार है उसके सामने है, उसको मैनेज करना। तकलीफ कैसे, मतलब थोड़ा मेरे को बताओ। तकलीफ जैसे आप कह लो कि अभी आप पूछ रहे हो कि 2.5 साल में सरकार ने क्या किया है, तो 2.5 साल में सरकार कर रही है, बहुत कुछ कर रही है कि नहीं है। जो सरकार में अब प्रशासनिक रूप से जैसे अपन मान लेते हैं कि भाई सरकार की प्रशासन में पकड़ नहीं है, प्रशासन में पकड़ है, पर कई चीज़ें ऐसी है जो पहले से गलत होती आ रही है, तो उनको सही करने में भी समय लगता है। ठीक है, अभी कुचामन का इंसिडेंट आपको याद है कि जब मदन रोड आप पहुंचते हैं तो आरएलपी के कार्यकर्ता हैं, उनको काले झंडे दिखाते हैं, उसका किस तरह से उसको देखते हैं? ये उनका एक गलत तरीका था, क्योंकि जब मदन जी राठौड़ आए थे अचानक उन पे उन्होंने हमला भी किया, गाड़ियाँ भी पीछे लगाई, तो ये चीज़ें उन्होंने बहुत गलत तरीका था। नहीं, लेकिन वो जो कार्यकर्ता हैं, कल डीडवाना में प्रोटेस्ट किया गया था, वहाँ पर वो बोलते हैं ऐसा कुछ हमने किया नहीं था, केवल काले झंडे हमने दिखाते हैं। नहीं, वो तो वीडियो में आया है ना, वीडियो वहाँ के जो वीडियो वायरल हुए हैं उनमें दिखाया है कि उन्होंने कैसे गाड़ी पर हमला किया था, गाड़ी को पीटा भी था, वो सारी चीज़ें तो सामने वीडियो बने हुए हैं उसमें दिख रही है। बस उनकी एक और डिमांड थी कि भाई हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा है उसको हटाया गया है, क्या कारण मानते हैं इसका? सर, हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा हटाने के पीछे कारण कुछ नहीं है, मोदी जी ने अपनी खुद की सुरक्षा कम की है, पीएम सीएम हर जगह सुरक्षा कम कर रहे हैं, वो ये तो इंटेलिजेंस का काम है। जैसे ही 2.5 साल में राज्य सरकार की बीजेपी की जो सरकार है उसमें शांति है, चारों तरफ शांति है, तो सरकार को लगता है कि भाई कि कोई ऐसी घटना नहीं होने वाली है, उनको ऐसा कोई डर नहीं है, तो उनकी शांति के हिसाब से उन्होंने हटा दी, तो कोई बड़ी बात नहीं। ये तो सरकार जाने, इंटेलिजेंसी का काम है, ये तो सरकार देखती है कि भाई किसको खतरा है, उसकी सुरक्षा। कार्यकर्ता तो बोलते हैं हनुमान बेनीवाल को Z+ की सुरक्षा है वो देनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल को Z+ की सुरक्षा की कहाँ आवश्यकता है, उनके पास तो खुद की फौज है, वो तो हनुमान बेनीवाल जाने और कार्यकर्ता जाने, कार्यकर्ता तो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। वैसे हनुमान जी को सुरक्षा की क्या जरूरत है, उनका तो नाम ही हनुमान है, वो तो उल्टा सुरक्षा देते हैं लोगों को, उनको सुरक्षा की कहाँ जरूरत है, ये बताओ। चलिए ठीक है, थोड़ा वापस आगे बढ़ते हैं। हनुमान बेनीवाल लगातार स्टेटमेंट देते हैं जिसके कारण से विवाद होता है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। हाल ही में उनके दिए गए कुछ बयानों को लेकर के क्या बोलेंगे? देखिए साहब, ऐसा है कि राजनीति में जहाँ तक मेरा समझना है, सोचना है कि शुचिता होनी चाहिए, स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस करें, चाहे बीजेपी करे, चाहे आरएलपी करे, कोई भी पार्टी करे, तो इसमें मुद्दों पे एक मर्यादित भाषा का उपयोग होना चाहिए, ये मेरे इसमें मानना है। लेकिन उनके कार्यकर्ता तो ये बोलते हैं कि अगर बोल दिया तो क्या हो गया, कोई नॉर्मल बात है ये तो? नहीं, देखिए ये तो मैं कह रहा हूँ ना, राजनीति में शुचिता जरूरी है कि आप स्वच्छ राजनीति करो। राजस्थान प्रदेश की जनता भी स्वच्छ राजनीति को पसंद करती है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, चाहे कहीं पर भी हो, आपको हमेशा मर्यादित भाषा का उपयोग लेना चाहिए। अच्छा, मैं बात करूँ क्षेत्र में आपके विधायक रामनिवास गावड़िया हैं, क्या लगता है कि विधायक बनने के बाद में कितनी बार वो जमीन पर दिखाई दिए हैं? देखिए, वो ज़मीन पे धरती पे कम दिखाई दिए हैं, उनकी तुलना में यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, मान सिंह जी किंसरिया जो पहले यहाँ 10 साल विधायक रह चुके हैं, उनकी लगातार सक्रियता है, हर छोटे मोटे कार्यकर्ता के काम में वो आते रहते हैं, और हर सरकार की योजनाओं के लिए, जैसे वंदे गंगा जल संरक्षण है, वो लगातार अपनी सक्रियता पूरे 24 घंटे यहाँ दिखाते हुए हैं, और सरकार की योजनाओं को हर तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो, और जो भी कुछ बात यहाँ कार्यकर्ताओं की होती है उसको उच्च लेवल तक वो भजन लाल जी तक पहुँचाने का काम करते हैं। लगातार लंबे समय से मैं उनको देख रहा हूँ, यहाँ सक्रिय है और सरकार की योजनाओं के लिए भी सक्रिय है वो। आपको क्या हाँ सर, इनसे पूछो आप। और वो जी, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भाई क्षेत्र में रामनिवास गावड़िया हैं, क्योंकि वो सचिन पायलट के ग्रुप से आते हैं, ये सभी जानते हैं। गावड़िया ये कहते हैं कि सचिन पायलट है राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो राष्ट्रीय स्तर के नेता होने के कारण क्या वो परबसर कभी आए पिछले 2.5 साल में देखा आपने? नहीं, वो सिर्फ चुनाव में आते हैं।
विधायक गावड़िया सिर्फ सचिन पायलट के नाम पे वोट लेता है, इसके अलावा काम कुछ नहीं करता है वो। काम को नहीं करते। पूर्व में जो घोषणाएं की उन्होंने गुर्जर समाज के लिए, वो भी अभी तक आज तक उसने पूरी नहीं की। सिर्फ जाति के हिसाब से वो वोट ले लेता है, पायलट के नाम पे गुर्जर समाज उसको वोट दे देता है, बाकी काम कुछ नहीं किया उसने अभी तक। तो क्या पिछले 2.5 साल के अंदर सचिन पायलट कभी यहाँ पहुँचे हैं? नहीं, कभी नहीं। सिर्फ चुनाव के अंदर एक रैली करवाते हैं बस समाज को गुमराह करने के लिए, बाकी वोट लेके फ्री। तो कभी आपने ये सवाल करा रामनिवास गावड़िया से कि आप जब आपने विधायक बने तो आपने इतने वादे किए, अब तक पूरे क्यों नहीं किए फिर आपने? बहुत बार कह दिया उनको, बोल भी दिया, समाज ने भी कह दिया, सारी चीज़ कह दी, नहीं अभी तक कोई घोषणा ही, सिर्फ घोषणा ही करते हैं वो, काम नहीं करते हैं। गुर्जर समाज के लिए उन्होंने 40 लाख रुपए की छात्रावास की घोषणा की थी, अभी तक 7 साल हो गए उसको। चुनाव के टाइम में की थी, अभी 2.5 साल हो गए, 1 रुपये अभी उसने नहीं लगवाया वहाँ पे। हाँ, खुद के बजट से। मतलब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा सर, खैर आपका अनुभव काफ़ी लंबा है यहाँ पर, आपकी उम्र के तकाजे को देखते हुए, तो यहाँ की जो परबसर की क्रिकेट की पिच है राजनीति की, क्या लगता है कि वो क्रिकेट की पिच काफ़ी सही चल रही है या फिर उसमें थोड़ी बहुत कमी है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा सवाल ये है कि परबसर के विकास में क्या रामनिवास गावड़िया हैं, उनका योगदान दिख रहा है? रामनिवास चिन्ह मंदिर तो बनाया ही और कुछ नहीं किया। अभी शासन भी नहीं है, बीजेपी का शासन है। बीजेपी मेरा यही सोच है कि वी बिलोंग टू द हिंदू माइथोलॉजी एंड वी ब्लाइंड फेथ इन हिंदूज, दैट्स ऑल। क्षेत्र के विधायक को हमेशा फंड मिलता है क्षेत्र में विकास करने के लिए, क्या लगता है कि क्षेत्र के विधायक ने विकास का जो फंड मिलता है वो यूज़ किया है? देखो, अभी 2.5 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जो घोषणाएं कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो करा रहे हैं। बाकी यहाँ के एमएलए फंड से अभी 1 रुपया भी जनता के बीच में नहीं आया है, और जनता ये जवाब चाहती है विधायक से कि एमएलए फंड कहाँ है। एमएलए फंड उसी को मिलता है जो उसको कमीशन देता है, उसके अलावा किसी पंचायत को कहीं पे भी कोई फंड नहीं आता, ठीक है। बाकी जनता त्रस्त है एमएलए के फंड को लेके कि एमएलए का फंड कहाँ लगाया जा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है विधायक के पास। परबसर में कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी आने या कुछ? देखिए सर, परबसर के नज़दीक रिको एरिया चल रहा है यहाँ, और अभी वर्तमान में सरकार ने पिछले बजट में घोषणा भी की है, बकरी के अंदर रिको की ज़मीन आवंटित की है उन्होंने। तो क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है, और भजनलाल जी की सरकार में परबसर का चहुमुखी विकास हो रहा है। रिको की घोषणा बकरी के अंदर की है और जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। बकरी ग्राम परबसर के अंदर है। उप जिला चिकित्सालय जो सरकार, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से जो योजना थी, वो जिले में या पूरे राजस्थान में सब जगह ही थी, जिसमें हमारे परबसर में भी थी। तो ये कांग्रेस कार्यकाल में जो ये घोषणा हुई थी, वो कांग्रेस कार्यकाल में जो चालू होने के बाद में प्रकरण में किसी कारण से वो लंबित था और वो आगे पूरा हुआ भी नहीं, वो काम रुक गया था। फिर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में हमारे पूर्व विधायक मान सिंह जी किनीसरिया के प्रयासों से और जाकर के, और अब जाकर के वापस वो इस पर सरकार के टाइम में अभी उसके वो क्रिया पूरी हुई है, कार्रवाई पूरी हुई है। तो ये मेन रोड पे, जबकि वो मेन रोड पे भी नहीं था पहले, उसका थोड़ा विरोध ऐसे भी था कि वो थोड़ा जगह भी सही नहीं थी। और अभी जहाँ वो बन रहा है एकदम मेन रोड, अप्रोचेबल रोड, अपने अजमेर रोड है, उस पर रोड से हाईवे से 500 मीटर अंदर है वो। तो ये अभी प्रक्रिया, ये समझ लो ये हॉस्पिटल की जो प्रक्रिया है, अपने 10-15 दिन में इसका उद्घाटन हो जाएगा। पूरा वो टेंडर वगैरह हो गए हैं और सारी प्रक्रिया जारी हो गई है, सब कंप्लीट, केवल उद्घाटन करना है। जो मंत्री जी पूर्व विधायक महोदय के द्वारा सरकार के जो भी प्रतिनिधि आएंगे, उसके बाद में उसका उद्घाटन होता है और काम शुरू होना है। और ये समझ लो आप मोटे मोट ये 2 साल में भाजपा की सरकार रहते रहते ये समझ लो आप ये हॉस्पिटल का कार्य शुरू भी हो जाएगा, उद्घाटन भी हो जाएगा इसका। परबसर में खेल को लेकर, बढ़ाने को लेकर के सरकार की कई योजनाएं हैं, क्या वो पहुंची हैं, क्या कुछ बेनिफिट मिला यहाँ पे? देखिए साहब, खेल को लेके परबसर में खिलाड़ियों की बहुत संख्या है और राज्य स्तर तक ही हमारे खिलाड़ी यहाँ खेल चुके हैं। इसको लेके अब अभी 2 महीने पहले मान सिंह जी के पास गए थे, पूर्व विधायक साहब के पास में, तो यहाँ के पूरे खिलाड़ियों ने उनसे मांग की थी कि यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है, उस स्टेडियम का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उसके अंदर LED लाइट्स वगैरह लग जाए, फ्लड लाइट्स लग जाए, बैडमिंटन रैक बन जाए, पानी पीने की सुविधा हो जाए, छावे की सुविधा हो जाए। तो इसके संबंध में उन्होंने हमारे सामने ही माननीय खेल मंत्री है राजदेवेंद्र राठौड़ साहब, उनसे बात की और उन्होंने जल्दी आश्वासन दिया कि जल्द ही उसके अंदर अच्छी लागत से निर्माण होगा स्टेडियम का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है, परबसर का सिटी के अंदर, सेंटर के अंदर है, और आसपास के गाँवों को भी सेंटर लगता है वहाँ। तो उस खेल स्टेडियम को आधुनिक तरीके से निर्माण किया जाएगा भजनलाल जी की सरकार में।
चलिए, कुछ तमाम लोग हैं इनसे हमने बात करी है और ये पता लगा है कि क्षेत्र में रामनिवास गावड़े जो यहाँ के विधायक हैं वो ज़मीन पर फिलहाल उतरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और क्षेत्र के अंदर जो प्रदेश की सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर पहुंचकर कि पूरी तरह से पब्लिक को उसका फ़ायदा मिल रहा है। खैर, अब आने वाले दिनों में रामनिवास गावड़े किस तरह से यहाँ पर और प्लानिंग करके ज़मीन पर उतरते हैं, क्या राजस्थान सरकार की और भी योजनाएँ यहाँ पर यानी कि परबसर के धरातल पर पहुँचती है, यह देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ रौनक पारेख, परबसर।